नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं राम रहीम सीरीज़ की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, शैतानों का बादशाह। शैतानों का बादशाह, डबल सीक्रेट एजेंट 00 हाफ राम रहीम। लेखक बिमल चटर्जी, चित्रांकन त्रिशूल कॉमिक आर्ट। पिछले 2 अंकों लोहे का शैतान व आयरन मैन और राम रहीम में हमने देखा कि हिंदुस्तान के एक महान वैज्ञानिक प्रोफेसर भार्गव ने आयरन मैन नाम का एक ऐसा लौह मानव तैयार किया जो मनुष्यों की तरह बोल, सुन और सोच सकता था। इसके अलावा उसमें उड़ने की व गोली आदि झेलने की भी शक्ति थी। लेकिन उस आयरन मैन को अपराध जगत के एक बेताज बादशाह ड्रैगन ने प्रोफेसर भार्गव व उनकी बेटी समेत अपने कब्जे में ले लिया और आयरन मैन व प्रोफेसर द्वारा तैयार किए गए अन्य रोबोटों की मदद से देश में लूटपाट व तोड़फोड़ मचाने लगा। जब राम रहीम ने आयरन मैन का मुकाबला करना चाहा तो आयरन मैन शिकंजे से निकल भागने में सफल हो गया, परंतु ड्रैगन की मनमानी भी ज़्यादा देर तक नहीं चली। प्रोफेसर भार्गव ने आयरन मैन को इतना दिमाग दे दिया था कि रहीम को कैद करने के साथ साथ उसने ड्रैगन और उसके साथियों को भी अपनी कैद में ले लिया और प्रोफेसर भार्गव के साथ मिलकर दुनिया को फतह करने की चेष्टा में लग गया। अब आगे। अगले दिन के तमाम समाचार पत्र रोबोटों द्वारा मचाई गई भयानक तबाही की खबरों से रंगे हुए थे। उफ, सारे व्यक्ति मारे गए और वे लोहे के शैतान करोड़ों का माल लूटकर ले गए। तभी ओह, शायद इसे होश आ रहा है। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी राम बेटे? अरे अंकल आप? अगले ही पल बीती घटना ध्यान में आते ही वह चौंक कर उठ बैठा। मैं कहाँ हूँ अंकल, और रहीम कहाँ है? वह ठीक तो है ना? तुम मेरे बंगले पर हो, लेकिन रहीम के बारे में मुझे खुद कुछ नहीं मालूम। तुम मुझे उस समय सड़क पर बेहोश पड़े मिले थे जब मैं म्युनिसिपल मार्केट में हुई तबाही का निरीक्षण करके लौट रहा था। मुझे बताओ बेटे कि तुम्हारे साथ क्या घटना घटी थी। हे ईश्वर, तब तो रहीम जरूर उसी शैतान के हत्थे चढ़ गया होगा। आखिर तुम पहेलियां क्यों बुझा रहे हो? बताते क्यों नहीं कि क्या हादसा पेश आया था तुम्हारे साथ? राम ने सारी बात चीफ मुखर्जी को बता दी। ओह, इसका मतलब यह हुआ कि वही रोबोट रहीम को उठाकर ले गए हैं। इसके अलावा कुछ सोचा भी नहीं जा सकता चीफ अंकल। 1 मिनट ठहरिए, मैं वॉच ट्रांसमीटर द्वारा उससे संपर्क जोड़ने की कोशिश करता हूँ। शायद मालूम हो जाए कि वह कहाँ है। अगले ही पल राम वॉच ट्रांसमीटर द्वारा रहीम से संपर्क जोड़ने की कोशिश करने लगा। हेलो हेलो रहीम, राम कॉलिंग, हेलो हेलो। परंतु काफ़ी कोशिश करने के बाद भी वह रहीम से संपर्क कायम नहीं कर पाया। बेटे, लगता है या तो उसके पास इस समय वॉच ट्रांसमीटर नहीं है या फिर वह स्वयं ही इस दुनिया में नहीं है। नहीं, ऐसा मत कहिए अंकल। यदि रहीम को कुछ हो गया तो मैं। परंतु इससे पहले कि राम अपना वाक्य पूरा कर पाता, कड़ाक, यह आवाज़ कैसी? आओ मालूम करें। उधर काले पहाड़ के गर्भ में स्थित ड्रैगन के अड्डे में रात भर बेहोश रहने के पश्चात सुबह जब रहीम को होश आया। कौन है आप लोग और मैं कहाँ हूँ? हम और तुम इस समय आयरन मैन यानी प्रोफेसर भार्गव द्वारा निर्मित लौह मानव की कैद में हैं लड़के। ओह, लेकिन आप लोग कौन हैं और इन लौह मानवों की कैद में कैसे फंस गए? यह सब कुछ न ही जानो तो अच्छा है, वरना सुनकर फिर बेहोश हो जाओगे। क्या मतलब? यदि मतलब जानना ही चाहते हो तो सुनो। यहाँ जितने भी लोग कैद हैं वे सब मेरे ही साथी हैं और मैं इन सबका बॉस ड्रैगन हूँ। वही ड्रैगन जिसके पीछे दुनिया भर की पुलिस हाथ धोकर पड़ी है और वह आज तक पकड़ा नहीं गया। क्या तुम? हाँ, क्यों छोकरे, आ गया ना गश। परंतु अभी क्या, पूरा किस्सा सुनोगे तो मारे चक्करों के चक्कर घिनी बन जाओगे। सुनो। फिर ड्रैगन ने उसी सारी कहानी सुनानी आरंभ कर दी। सारी कहानी सुनकर वास्तव में रहीम की खोपड़ी घूम गई। यानी तुम्हारे कहने का मतलब है कि आयरन मैन विश्व को तबाह करने की योजना बना रहा है ताकि वह अपनी बनाई नई सृष्टि का भगवान बन सके। हाँ, यदि उसे रोका न गया तो वह जरूर ऐसा कर गुजरेगा। ओह, क्या इन रोबोटों को नष्ट करने का कोई उपाय नहीं है? बस एक ही उपाय है, किसी तरह इनकी पीठ के पीछे बने आयताकार खाने में लगे नीले रंग के बटन को दबा दिया जाए। ऐसा करने पर ये रोबोट निष्क्रिय हो जाएंगे। परंतु यह काम बहुत मुश्किल है क्योंकि प्रोफेसर ने इन्हें इतना दिमाग दे दिया है कि कमबख्त खतरे को पहले से ही भांप जाते हैं। यही कारण है कि ये अपने निकट किसी इंसान को तो क्या, किसी कीड़े को भी नहीं फटकने देते।
क्या आप प्रोफेसर भार्गव से इस संबंध में कुछ नहीं कर सकते? कर तो सकते हैं, लेकिन अपनी बेटी के प्राणों के मोह में शायद कुछ न कर पाए। मेरे विचार से तो उन्होंने अब तक आयरन मैन की योजना अनुसार काम करना भी आरंभ कर दिया होगा। फिर रहीम खामोश होकर तेजी से कुछ सोचने लगा। यदि वॉच ट्रांसमीटर द्वारा राम अथवा चीफ को सारी स्थिति से सूचित कर दूं, तो रोबोटों के साथ साथ इन बदमाशों से भी निपटा जा सकता है। क्या सोचने लगे लड़के? कुछ नहीं। क्या तुम मुझे इस स्थान के बारे में बता सकते हो कि यह अड्डा कहाँ स्थित है? तुम्हारे शहर के बाहर काले पर्वत के गर्भ में। लेकिन तुम जो सोच रहे हो वह नहीं कर पाओगे बेटे, क्योंकि बेहोशी में ही रोबोट तुम्हारी तलाशी ले चुके हैं और तुम्हारा वॉच ट्रांसमीटर इस समय उनके कब्जे में है। हा 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 हा। उफ, लोहे के ये शैतान तो वास्तव में काफी चालाक निकले। तभी लो, शैतानों का बादशाह आ गया अपने कुछ गुलामों के साथ। हा हा हा। दोस्तों, तुम लोगों को यहाँ कोई कष्ट तो नहीं? क्यों ना मैं इसे किसी तरह उकसाकर राम तक पहुँचाऊँ, क्योंकि अब राम ही कुछ कर सकता है। सुन ए मूर्ख शैतान, तेरी भलाई इसी में है कि तू मुझे इसी समय आज़ाद कर दे, वरना यदि मेरे साथी को तुम्हारे इस अड्डे का पता चल गया तो वह तुम सबकी कब्र यहीं बना देगा। क्या कहा? मैं ठीक कह रहा हूँ उल्लू की दुम। तुम उसे नहीं जानते, उसका नाम राम है। तुम जैसे न जाने कितने रावणों को वह अब तक शमशान घाट पहुंचा चुका है। तब तो मैं उसकी बहादुरी की करिश्मा जरूर देखूंगा। तुम उसका पता बताओ। मैं इतना मूर्ख नहीं हूँ आयरन मैन कि उसका पता बताकर अपने साथ साथ उसकी जान भी खतरे में डाल लूँ। तो तुम यूँ नहीं मानोगे। नंबर 1, जरा इसे मौत की परिभाषा समझाओ। अभी उसका पता बता देगा। ओके आयरन मैन। अगले ही पल नंबर 1 द्वार खोल रहीम पर पिल पड़ा। उफ, आह! रहीम तो चाहता ही यही था। थोड़ी सी पिटाई होते ही वह चीख उठा। उफ, ठहरो ठहरो, मैं राम का पता बताने के लिए तैयार हूँ। बस करो नंबर 1, शायद इसकी अकल ठिकाने आ गई है। फिर जब रहीम ने राम के मिलने के तमाम ठिकानों के बारे में बता दिया, तो आयरन मैन तुरंत नंबर 1 को संबोधित करता हुआ बोला, तुम तुरंत कुछ साथियों को लेकर जाओ और वह जहाँ भी मिले उसे उठा कर ले आओ। ओके आयरन मैन। उसके बाद आयरन मैन उन सबके साथ वापस लौट गया। तो राम को लाने के लिए यह तरकीब लड़ाई है इस छोकरे ने। खैर, यह हमारे लिए भी लाभदायक सिद्ध होगा, इसलिए चुप रहना ही अच्छा है। जबकि रहीम सोच रहा था, या खुदा, बस तो इतना करना कि जब राम यहाँ आए तो पूरी तैयारियों के साथ आए, वरना तेरी बनाई हुई इस दुनिया को फिर कोई विनाश से नहीं बचा पाएगा। इधर जब राम और चीफ मुखर्जी कड़ाक की आवाज़ सुन दूसरे कमरे में पहुंचे। खबरदार लड़के, कोई गलत हरकत करने की कोशिश न करना, वरना बेमौत मारे जाओगे। क्या चाहते हो? हे ईश्वर, ये यहाँ भी पहुँच गए। यदि अपने इस बूढ़े अंकल की भलाई चाहते हो तो तुम चुपचाप हमारे साथ चलो, वरना इसे खत्म कर दिया जाएगा। कहाँ ले जाना चाहते हो तुम मुझे? तुम्हारे साथी रहीम के पास। वह इस समय हमारी ही कैद में है। ओह, तो क्या उसी ने तुम्हें यहाँ का पता दिया है? हाँ। रहीम की कुशलता जानने के बाद न केवल राम निश्चिंत हो गया, बल्कि उसका दिमाग भी तेजी से कार्य करने लगा। क्या तुम्हें प्रोफेसर भार्गव ने मुझे लेने भेजा है? नहीं, हमें हमारे मास्टर आयरन मैन ने भेजा है। वैसे प्रोफेसर भार्गव हमारे मास्टर के लिए काम कर रहे हैं। बस अब कोई नया प्रश्न न करके चुपचाप हमारे साथ चलो। राम ने जल्दी से मन ही मन कोई निर्णय लिया। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ। चलो। राम बेटे, यह तुम क्या कर रहे हो? जानबूझकर मौत के मुंह में जाना चाहते हो? मजबूरी है अंकल, इनका आदेश न मानने की दशा में भी हमें मौत मिलेगी। ये लोग मेरे साथ साथ आपको भी मौत के घाट उतार देंगे। इनका आदेश मानने पर कम से कम आप तो बच जाएंगे। ठीक है, यदि यह बात है तो जाओ, लेकिन जाने से पहले कपड़े ज़रूर बदल लो। तुम्हारे कपड़े बहुत मैले हो चुके हैं। ओह, कहीं चीफ मुझे सुपर ड्रेस पहनने के लिए तो नहीं कह रहे? जरूर यही बात होगी। राम ने स्वीकृति के लिए रोबोटों की ओर देखा। ठीक है, हमें कोई ऐतराज नहीं, तुम कपड़े बदल सकते हो, लेकिन ज़रा जल्दी। बस 1 मिनट लगेगा। अंकल, जल्दी निकालिए मेरे नए कपड़े। चीफ मुखर्जी तुरंत एक अलमारी से राम की साइज की एक ड्रेस, जो कि देखने में साधारण सी लगती थी, निकालकर राम की ओर बढ़ाते हुए अर्थपूर्ण स्वर में बोले, लो, जल्दी से इसे पहन लो। ईश्वर से मैं तुम्हारी कुशलता के लिए यहीं रहकर प्रार्थना करूंगा। समझ गया। वाह अंकल, आज मान गया आपको।
कितनी दूर की सोची है आपने भी। देखने में यह पोशाक साधारण है, लेकिन इसमें लगे तमाम बटन। कपड़े बदलने के बाद राम रोबोटों के साथ कोठी से बाहर निकलकर एक गाड़ी के निकट पहुंच गया। चलो भीतर बैठो। तो इस बार ये अपने साथ गाड़ी लाए हैं। फिर शीघ्र ही वे सब रोबोट राम के साथ गाड़ी पर सवार हुए और गाड़ी एक तरफ दौड़ पड़ी। वे तो चले गए, अब मुझे भी जल्दी से अपने प्राइवेट स्टेशन पर चलकर राम के संदेश का इंतजार करना चाहिए। उधर कुछ देर बाद रोबोट राम को लेकर अपने अड्डे में आयरन मैन के सामने पहुंचे। तो यह है वह शेरदिल छोकरा जिसके बारे में रहीम ने कहा था। यस आयरन मैन। ओह, वह तो राम है, लेकिन ये लोग उसे क्यों पकड़ लाए? सुनो, इस समय मैं व्यस्त हूँ, तुम इसकी तलाशी लेकर इसे भी इसके साथी के पास पहुँचा दो। फुर्सत मिलने पर इसे समझूंगा। ओके मिस्टर आयरन मैन। रोबोटों ने उसी समय राम की तलाशी ली, लेकिन उसके पास से उन्हें कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिली और उन्होंने राम को उसी कैद खाने में डाल दिया जिसमें रहीम और ड्रैगन आदि कैद थे। राम भैया, रहीम, मेरे भाई। जब रोबोट कैद खाने का द्वार बंद करने के पश्चात वहां से चले गए तो राम और रहीम ने एक दूसरे को अपनी अपनी आप बीती सुना दी तथा रहीम ने ड्रैगन आदि के विषय में भी बता दिया। फिर वह चिंतित स्वर में बोला, राम भैया, तुम्हें यहाँ लाने की मेरी योजना तो सफल हो गई, लेकिन समस्या यह है कि अब हम यहाँ से निकलेंगे कैसे? चिंता मत करो, मैं पूरी तैयारी के साथ आया हूँ और मैंने यहाँ से निकलने की तरकीब भी सोच ली है। क्या सच? भाई, तुमने क्या तरकीब सोची है? जरा हमें भी तो बताओ। तुम लोगों को मुझे वह तरकीब बतानी ही पड़ेगी, क्योंकि मुझे अपनी योजना को अमल में लाने के लिए तुम लोगों की मदद की भी ज़रूरत पड़ेगी। अरे भाई, तो जल्दी से बताओ ना, हम हर तरह से तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं। तो सुनो। फिर राम उन्हें अपनी योजना समझाने लगा। सब कुछ समझाने के बाद जब राम खामोश हुआ, मानना पड़ेगा भाई कि तुम भी आयरन मैन से कम बुद्धिमान नहीं हो। वास्तव में तुम्हारी योजना बड़ी अच्छी है। एक बार इस कैदखाने से आज़ाद हो लूँ, फिर तुम्हें बताऊंगा कि तुम जैसे अपराधियों का सर कुचलने में भी मैं कितना तेज हूँ। धन्यवाद। उसके बाद राम ने अपने कॉलर में से एक छोटा सा यंत्र निकाला। यह क्या है राम? तितली के रूप में एक शक्तिशाली उड़न कैमरा। क्या? राम तितली के पंखों को चाबी की तरह घुमाने लगा। परंतु इस कैमरे से तुम करने क्या जा रहे हो? ठहरो, अभी तुम्हें मालूम हो जाएगा। कहकर राम ने तितली को कैद खाने के द्वार की तरफ छोड़ दिया और तितली पंख फड़फड़ाती हुई बाहर की ओर उड़ चली। ओह, आश्चर्यजनक, लेकिन मेरी समझ में नहीं आ रहा कि इस छोटे से कैमरे से तुम क्या काम लेने जा रहे हो। परंतु इससे पहले कि राम कोई जवाब देता, ड्रैगन बोल उठा, लेकिन मैं समझ गया। यह तितली नुमा टीवी कैमरा यहाँ का दृश्य कहीं और प्रेषित करेगा, जिससे देखने वाले को यहाँ की स्थिति और रूपरेखा का पता चल जाएगा और यहाँ की जानकारी प्राप्त करने वाले व्यक्ति पुलिस अथवा सीक्रेट सर्विस के आदमियों के अलावा और कोई नहीं होंगे। निसंदेह तुम भी दिमाग रखते हो मिस्टर ड्रैगन। ओह, सुनो, अब तुम्हारी जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि उस तितली को रिमोट कंट्रोल सिस्टम द्वारा जिधर चाहे घुमाया फिराया जा सकता है। ओह माय गॉड। तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ का सारा दृश्य चीफ अंकल अपने प्राइवेट स्टेशन पर देख रहे होंगे। और आहा, अब समझा। इधर तितली पूरे अड्डे का चक्कर लगाती हुई एक छिद्र से काले पर्वत से बाहर निकली। इधर अपने प्राइवेट स्टेशन में बैठे एक टीवी स्क्रीन पर यह सब कुछ देख रहे चीफ मुखर्जी चौंक उठे। काला पर्वत? ओह, तो इस पर्वत के भीतर है लोहे के शैतानों और उनके बादशाह का अड्डा। अगले ही पल, हेलो पुलिस हेडक्वार्टर। पुलिस कमिश्नर से संपर्क कर चीफ मुखर्जी ने उन्हें सारी स्थिति से अवगत कराया। शीघ्र ही पुलिस का एक बड़ा काफिला काले पर्वत की ओर उड़ा चला जा रहा था। पुलिस कमिश्नर के साथ चीफ मुखर्जी भी एक जीप में सवार थे। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।